बार फिर से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर के नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। मुशहरी थाना पुलिस सहित जांच में सभी पुलिस की टीम जुटी हुई है। एसडीएम और डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर बाल गृह से बच्चे बार बार क्यों भाग जाते हैं। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखिए। बिल्डिंग की चारदीवारी को देखिए और देखिए लोहे के इस मजबूत गेट को। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के नरौली वृहद आश्रय स्थल की है। 2 साल पहले इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था, खासकर बाल गृह में रहने वाले बच्चों की सुविधा का ध्यान रखते हुए। लेकिन इस नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। कुछ मिला हुआ है सुराग, उस पर हम लोग देख रहे हैं बच्चे कहाँ गए हैं। हम लोग पता लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, मुशहरी थाना के साथ एसडीएम डीएसपी पूर्वी 2 मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसडीएम ने माना कि सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कुछ खामियां पाई गई हैं। जो भी खामियां हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस बाल गृह में कुल 46 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 10 बच्चे बीती रात से लापता हैं। हॉस्टल की तरह बाल गृह जो है यहाँ पर संचालित की जाती है। कई वार्डन रहते हैं, सुरक्षा के लिए कई जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, गार्ड रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उस भवन से 10 बच्चों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की कड़वी यादें आज भी लोगों की जेहन में है, जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब बाल गृह से बच्चों का गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या बाल गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? सुरक्षा के इंतजाम थे तो फिर बच्चे गायब कैसे हुए? क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए? क्या कोई बच्चों को भगाकर ले गया? और लापरवाही पर आखिर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब बात बंगाल में हुए उस हत्याकांड की, जिसका कनेक्शन बिहार और झारखंड के साथ साथ यूपी से है। बंगाल के सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बक्सर से 2 और यूपी से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। भारी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए ले जाते इन 3 लोगों को देख लीजिए। ये कोई आम बदमाश नहीं है, बल्कि इनके ऊपर आरोप है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का। 6 मई की रात पूरा देश तब सन्न रह गया जब चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हुई इस हत्याकांड ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए और पूरे देश की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। आखिरकार बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य की गिरफ्तारी हुई, जबकि यूपी के बलिया से राज सिंह पकड़ा गया। जो है बंगाल पुलिस की तरफ से जो सूचना के आधार पे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध में हम लोगों ने जारी कर दी है और उन लोगों को जो हैंडओवर कर दिया गया। इन तीनों की गिरफ्तारी टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट से मिली लीड से हुई। तीनों शार्प शूटर की पश्चिम बंगाल के बरासात जिला अदालत में पेशी हुई। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब इन 13 दिनों की पूछताछ में पुलिस हत्या की वजह और उससे जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि आखिर क्यों चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर बक्सर से आपको बताते हैं, जहां पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में कोलकाता एसटीएफ ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जांच और अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसटीएफ की टीम 2 आरोपियों को अपने साथ कोलकाता लेकर गई। वहीं तीसरे आरोपी विशाल श्रीवास्तव को कोलकाता एसटीएफ ने स्थानीय मुफस्सिल थाना पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बक्सर पुलिस ने विशाल श्रीवास्तव को रंगदारी के एक पुराने मामले में न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है।
तो बक्सर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीए हत्याकांड में अब देखिए एक्शन लिया जा रहा है। कोलकाता एसटीएफ की टीम की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। 2 आरोपियों को कोलकाता एसटीएफ अपने साथ ले गई है और तीसरे आरोपी को बक्सर पुलिस को सौंप दिया गया है, यानी कि तीसरा आरोपी जो है वो बक्सर पुलिस की हिरासत में है। तो इस वक्त ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनके पीए की 6 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच पड़ताल शुरू की गई। तो इसके तार यूपी, बिहार और झारखंड से जुड़े हुए मिले हैं, जिसमें आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को बिहार से और एक को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी और यह भी कहा है कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन कायम है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं। जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा, 48 घंटे के भीतर पुलिस उसे उसकी भाषा में जवाब भी देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अपराधी कोई भी हो, बच नहीं सकता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में सुशासन है। सीएम सम्राट चौधरी का ये बड़ा संदेश, उन्होंने कहा बिहार में कानून का राज है और कानून का राज ही चलेगा। पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं। क्या कुछ इन्होंने और कहा है, आपको दिखाते हैं। आज सुशासन है, कानून का राज है साथी। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया है। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। एक तरफ हम 21वीं सदी के आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से आई एक तस्वीर हमारी सोच पर कालिख पोत देती है। एक बेटी ने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना तो समाज ने उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पिता ने समाज में लौटने के लिए अपनी जीवित बेटी का दाह संस्कार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। चिता के लिए तैयार होती आग की ये लपटें किसी मृत देह को नहीं, बल्कि हमारे सभ्य होने के दावों को जला रही हैं। मुजफ्फरपुर के जीएन खुर्द गांव में एक पिता ने अपनी बेटी को मुखाग्नि दी है, पर दर्दनाक सच ये है कि वो बेटी आज भी कहीं जिंदा है, सांसें ले रही है। खाली वीडियो सिंपल वीडियो। उस बेटी का गुनाह बस इतना था कि उसने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना। उसने संविधान के दिए अधिकारों का इस्तेमाल किया, लेकिन समाज के ठेकेदारों को कानून की किताब से ज्यादा अपनी जाति का अहंकार प्यारा था। मामला अंतरजातीय प्रेम विवाह का है। करीब 1 महीने पहले युवती अपने प्यार की खातिर घर की दहलीज लांघ गई। परिवार ने पुलिस केस किया। पुलिस ने युवती को खोज निकाला और कोर्ट में पेश किया। अदालत में युवती ने सर ऊंचा कर कहा, मैं बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। फिर क्या था? कानून ने उसे हक दिया, लेकिन समाज को ये हक रास नहीं आया। युवती के इस फैसले से समाज के ठेकेदारों को मिर्ची लग गई। जाति के नाम पर उसके परिवार को तुगलकी फरमान सुना दिया। युवती के माँ बाप का, घर का, परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और शर्त रखी गई कि अगर समाज में वापस आना है तो बेटी को जीते जी मारना होगा। ऐसे युवक युवतियां जो अंतरजातीय शादी के तरफ अग्रसर हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह का कदम नहीं उठाएं
अपने परिवार का इज्जत तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ वो समाज का इज्जत ले रहे हैं, सामाजिक बंधन को तोड़ रहे हैं, आने वाले नस्ल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सुना आपने, ये समाज के वो भ्रष्ट और अशिक्षित लोग हैं जिन्हें बिहार सरकार के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में ही नहीं पता। एक तरफ सरकार लाखों रुपए देकर ऐसे विवाहों को बढ़ावा देकर जातिवाद को खत्म करना चाहती है, तो दूसरी तरफ समाज बहिष्कार और प्रतीकात्मक मौत जैसे हथकंडे अपनाकर इसे अपराध बना रहा है। विडंबना देखिए, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही समाज के डर से अपनी बेटी का पुतला फूंकने को मजबूर हो गया। बाप ने अपनी जीवित बेटी को कागजों पर नहीं, भावनाओं में मार डाला। अब उस समाज से सवाल ये कि क्या आपकी जाति किसी की जान और उसकी खुशी से बड़ी है? क्या परंपराओं का बोझ इतना भारी है कि एक पिता का प्रेम ही दब गया? क्या उस पिता की आंखों से बेटी की जलती चिता का मंजर कभी मिटेगा? कब तक जाति के नाम पर अपनों की चिताएं सजाते रहेंगे? क्या एक बेटी की जिंदगी और उसकी मर्जी की कोई कीमत नहीं रही? संविधान हमें नागरिक बनाता है, लेकिन जातिवाद हमें फिर से कबीलों में बांट देता है। और इस घटना ने फिर से साबित कर दिया है कि हम चांद पर भले पहुंच जाएं, लेकिन हमारी सोच आज भी संकीर्ण गलियों में दम तोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, एटीएम के अंदर कैश नहीं, कट रहे हैं बाल। जी हां, बिहार के दानापुर में एक ऐसा एटीएम चर्चा में है जहां लोग पैसे निकालने पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहां मशीन नहीं, चल रही है नाई की दुकान। कुर्सी लगी है, ग्राहक बैठा है और नाई बड़े आराम से बाल काट रहा है। वीडियो देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं यहां कैश नहीं, हेयर स्टाइल निकलता है। ये रिपोर्ट देखिए। एटीएम मशीन से पैसे निकलते तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी एटीएम के अंदर हेयर कटिंग होते देखी है? नहीं तो चलिए दानापुर। एसबीआई एटीएम का बोर्ड लगा ये छोटा सा कैबिन इन दिनों लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। बाहर से देखने पर हर किसी को लगता है कि अंदर एटीएम मशीन होगी, लेकिन जैसे ही लोग अंदर झांकते हैं तो सामने दिखाई देता है हेयर कटिंग सैलून। कुर्सी पर बैठे ग्राहक, चलती कैंची और दाढ़ी बनाता हुआ नाई। दरअसल पहले यहाँ एसबीआई का एटीएम चलता था, लेकिन बाद में एटीएम हट गया और उसके बाद शुरू हो गई इसकी चर्चा। हम मौजूद है वहीं विजय बिहार कॉलोनी में गली नंबर 3 के मोड़ पर जो है ये एसबीआई का आप देख लीजिए एटीएम है। अभी फिलहाल जब खबर चली है उसके बाद जो है एटीएम लिखा हुआ और एसबीआई लिखा हुआ उसे पेपर से क्लोज कर दिया गया है, उसे तोप दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका लोगो अभी भी है और इसके अंदर जो है ये जो सैलून है वो सैलून चल रहा है। बाहर लगा बोर्ड और पूरा सेटअप एटीएम का वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ चलता है सैलून। जी हाँ, इस जगह को किराए पर दे दिया गया। किराएदार ने बिना बोर्ड हटाए यहाँ सैलून खोल दिया। अब सवाल ये कि कई लोग पैसे निकालने के लिए यहाँ पहुँचते तो जरूर है, लेकिन कैश की जगह नाई की कुर्सी देखकर मायूस होकर लौट जाते हैं। वहीं इलाके में अब हेयर कटिंग एटीएम के नाम से इसकी चर्चा है। इस अजीबोगरीब नजारे को जिसने भी देखा वो हंसी रोक नहीं पाया। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। यहाँ एसबीआई का एटीएम पहले था, कुछ दिन तक चला, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या उसका खराबी था, आधा दिन चलता था बंद, फिर शायद मशीन एसबीआई वाले लोग उखाड़ के ले गए। पर बाकी सेटअप जो था यहाँ है और इधर जो मकान मालिक हैं तो अपना सैलून लगाए हैं। पानी उन्हें यहाँ पर भरा हुआ था, एटीएम नहीं चल रहा था, वो लोग को घाटा हो रहा था, तो ये लोग अपना हमारा से बिना कहे हुए चुप्पे मशीन तशीन हटा लिया। तब तक हम एक सैलून को दे दिए। वो आजकल में कल है उद्घाटन हुआ है शाम को, इसी में अपना थोड़ा सा अति किया है। दानापुर का ये अनोखा एटीएम सैलून अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग पूछ रहे हैं यहाँ कैश मिलेगा या हेयर कट।
कुछ लोग इसे भारत के जुगाड़ मॉडल का सबसे मजेदार उदाहरण बता रहे हैं, तो वहीं कुछ और लोग कह रहे हैं ये दानापुर है भाई, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच देशवासियों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के साथ ही कई सुझाव आम जनता को दिए हैं, जिस पर अब सियासत गर्म हो चली है। कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, तो बीजेपी और जेडीयू के नेता पीएम की अपील का समर्थन करते हुए इसे समय की मांग बता रहे हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट के बीच देश की जनता को कुछ सुझाव दिए हैं जो बेहद अहम हैं। पीएम के इस सुझाव पर सियासत तेज है। पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पीएम के बयान को सरकार की नाकामी बताया। फिर कांग्रेस नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता का ख्याल रखना पीएम का दायित्व है, ऐसी बातें ठीक नहीं। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। दरअसल पीएम ने वैश्विक परेशानियों के बीच बड़ी अपील करते हुए कुछ बातें कही, जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, शहर में मेट्रो का अधिक उपयोग करें, विदेश यात्रा को 1 साल के लिए टाल दें, साल भर सोना खरीदने से बचें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करें। इस अपील पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज से दिया। गिरिराज ने ईवी गाड़ी से अपने दफ्तर पहुंचकर पीएम की अपील की तारीफ की और इसे समय की मांग बताया। भारत में पुकार हुआ है देश के लिए, लोग जान भी दिए हैं, दान भी दिए हैं, और ये प्रधानमंत्री ने अगर कहा है, कोई गलत नहीं कहा है कि हमारे पास तेल की खपत जितना है उससे 30% भी हम पैदा करते हैं, गैस नहीं है। प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन जेडीयू की ओर से भी किया गया है, जबकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने देश हित में प्रधानमंत्री की अपील को अमल में लाने की बात कही है। कम से कम खपत हो, अगर इन हाउस भी आपको काम करना पड़े तो इन हाउस काम करिए, क्योंकि जो वैश्विक संकट है जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी बेतहाशा खाड़ी देशों में बढ़े हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक देश में दाम स्थिर रखे हुए, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा सोना भी 1 साल तक लोग नहीं खरीदें। जाहिर तौर पर पीएम का सुझाव केवल वैश्विक संकट से जुड़े मुद्दों को लेकर है। व्यक्तिगत तौर पर तेल के इस्तेमाल की बात हो या सोने चांदी की खरीदारी, जनता की एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव का सामना कर सकती है। पीएम के बयान का मतलब यही है। हालांकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार सरकार ने नए मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मिला है 2 देश रत्न मार्ग आवास। भगवान सिंह कुशवाहा को गर्दनीबाग में डुप्लेक्स बंगला आवंटित किया गया है। कुमार शैलेंद्र को 12 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। नंद किशोर राम को 21 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया, तो शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को 33 हार्डिंग रोड बंगला मिला है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को 13 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया। रामचंद्र प्रसाद को गर्दनीबाग में डुप्लेक्स बंगला मिला है। नई कैबिनेट के मंत्रियों को सरकारी आवास मिलने की प्रक्रिया तेज है। बिहार के नए ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने पदभार ग्रहण कर लिया और कहा कि बिहार में ऊर्जा सिर्फ बल्ब जलाने और पंखा चलाने के लिए नहीं होगा, इससे आम लोगों को आमदनी कैसे हो इस ओर काम करेंगे। बांका में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना भी बिहार के लिए फायदेमंद होगा।
नए ऊर्जा मंत्री बने हैं बुलो मंडल, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने पदभार संभाला और एक बड़ी खबर ये आई कि बांका में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। ये एक्चुअली 700 मेगावाट की 2 न्यूक्लियर प्लांट वहां पे लगने जा रही है, तो निश्चय ही ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा काम है और इससे जो हमारा बिजली का प्रोडक्शन है वो निश्चित रूप से हम लोग उसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे। मतलब सर, बांका को ही चुना गया, कुछ खास वजह क्या? नहीं, बांका एक्चुअली देखिए, जहां जमीन इजी अवेलेबल मिल जाए वहीं आप काम कर सकते हैं। तो चूंकि बांका में जमीन भी इजी अवेलेबल है और वहाँ चाहे वाटर सोर्सिंग की बात हो या और सब चीज को वो इजी वे में हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं उसको, कि लोग उसको सिर्फ बॉल बत्ती जलाने के लिए नहीं सोचे, उससे लोगों का प्रोग्रेस हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। आज आप देख रहे होंगे कि बिजली आई, हर घर के बच्चे जरूर बल्ब जला के पढ़ने का काम करते हैं, तो ये कितनी बड़ी मतलब बात है। तो ये निश्चय ही आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल। कैमरामैन संत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बताते हैं, जहां उत्पाद और मुफस्सिल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और बड़ी सफलता हासिल की है। बनकट इलाके में पुलिस ने एक लग्जरी कार को रोका और तलाशी के दौरान 22 पैकेट गांजा बरामद किया है। ये खेप नेपाल से लाई जा रही थी। बरामद गांजा और कार की कुल कीमत करीब 70 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। मामले की जांच जारी है। गुप्त सूचना मिली हुई थी कि एक गाड़ी जा रही है मोतिहारी की तरफ मुजफ्फरपुर से, उसमें कुछ मादक पदार्थ मिलने की आशंका थी। पुलिस ने उस गाड़ी को खदेड़ा और कुछ दूरी पे जाके गाड़ी को रोक के जब हम लोग तलाशी लिए, सघन तलाशी से लगभग 22 पैकेट गांजा की प्राप्ति हुई। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। मोतिहारी में शराब तस्करों का पुलिस पर हमला करना और मधेपुरा में थाने के पास तस्करों का फायरिंग करना शराबबंदी कानून की पोल खोलता दिख रहा है। प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये मोतिहारी के डुमरिया घाट की है। यहाँ जब पुलिस ने शराब तस्करों का पीछा करने की कोशिश की तो तस्करों ने कानून का खौफ मानने के बजाय पुलिस की गाड़ी को ही जोरदार टक्कर मार दी। उनकी मंशा साफ थी, पुलिस वालों को कुचलकर अपनी जान बचाना और तस्करी का माल ठिकाने लगाना। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए और अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। हद तो तब हो गई जब मधेपुरा के बिहारीगंज में सरेआम गोलियां गूंजी। हैरानी की बात देखिए, बिहारीगंज थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर तस्करों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की। आरोप शराब तस्करों पर है, जिनका दुस्साहस अब इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें थाने की दूरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिखाता है कि बिहार में शराब माफिया कितने बेलगाम हो चुके हैं। मोतिहारी में पुलिस पर हमला और मधेपुरा में सरेआम फायरिंग। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। सवाल अब प्रशासन पर है कि आखिर सिस्टम में बैठे सफेद पोशों और सड़कों पर दौड़ते तस्करों के बीच ये सांठगांठ कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पिलर 7 और 8 के बीच का हिस्सा गंगा में समा जाने से सीमांचल और पूर्वांचल का संपर्क टूट गया है। इसके बाद लोग फिर से नाव के सहारे गंगा पार कर रहे हैं। 100 से अधिक नावें भागलपुर नवगछिया के बीच चल रही हैं, लेकिन यात्री को सुरक्षा जैकेट नहीं दी जा रही। एसडीआरएफ की टीम गश्त कर रही है और प्रशासन ने सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों का कहना है कि वे डर के साए में यात्रा करने को मजबूर हैं। नवगछिया से कितना सुरक्षित है नाव का सफर? ये नाव का सफर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें लाइफ जैकेट नहीं है। क्योंकि फिलहाल कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक माँ और उसका बच्चा डेथ किया था, तो इसमें लाइफ जैकेट देना चाहिए। लोग आए, डर लग रहा है। हाँ। डर लगता है।
हाँ, लगता है 1.5 घंटा। सर जहाँ तक नाव की बात है वहाँ तो नाव में तो सेफ्टी नहीं है, नहीं है, ना किसी पर लाइफ जैकेट है ना कुछ है। लेकिन प्रशासन का अच्छा व्यवस्था ये है कि नाव वाले जो मनमानी करता था चाहे पैसे को लेकर के या ओवरलोड लेकर के, ये बंद है। प्रशासन हिदायत करती है, क्षमता से कम भी लोड हो रही है और नाव तुरंत तुरंत खुलती है, दूसरे लोगों आने जाने समस्या नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो SDRF NDRF हैं उनको कहीं ना कहीं रहना चाहिए बीच में, ताकि कोई भी नाव खराब हो जाती है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए। अभी जब मैं आ रहा था तो बीच में इस पार में नाव खराब पड़ा हुआ है। 4 तारीख की रात विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होने के बाद नाव का परिचालन यहाँ पर शुरू हो चुका है। 90 की दशक जो है एक बार फिर से ताजा हो चुकी है और जो पहले नाव चलती थी आप देख सकते कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नावें चल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो नावें चल रही है जिला प्रशासन लगातार इस पर निगाह बनाए हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जान जोखिम में डालकर जो है यात्री जो है सफर कर रहे हैं। लाइफ जैकेट किसी भी यात्री को नहीं है, ना ही नाविक को। यहाँ पर SDRF के कमांडेंट हैं, ग्रुप कमांडेंट, उनसे हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर नावें चल रही है लेकिन सेफ्टी का जितना ध्यान होना चाहिए है क्या? सेफ्टी के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सभी को लाइफ जैकेट और तत्काल ट्यूब में हवा भरा हुआ और 5-5 लीटर का डब्बा रखने का आदेश दिया गया है। और इसमें देख रहा हूँ मैं MBI साहब चेक भी कर रहे हैं, तो ये काम लगातार चल रहा है। अब धीरे धीरे ये सब संपूर्ण हो जाएगा। सेफ्टी के बारे में खास तौर पे जिला पदाधिकारी महोदय और आपदा प्रबंधन के जो अपर समाहर्ता है कुंदन बाबू बहुत ध्यान दे रहे हैं और ये 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। लोग जो है जान जोखिम में डालकर ही जो है नौगछिया से भागलपुर आ रहे हैं और भागलपुर से नौगछिया जा रहे हैं। उसी नाव पर जो है मोटरसाइकिल भी है, आदमी भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट। सोमनाथ मंदिर का 1000 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पीएम मोदी ने सोमनाथ में पूजा अर्चना की। कला संस्कृति सह खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद के नेतृत्व में जहानाबाद जिले में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भी पूजा और हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर में आयोजित विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लोगों ने देखा। मंत्री ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से कभी रानी अहिल्याबाई होलकर सनातन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम की थी, सरदार पटेल राजनीतिक विरोधियों के बावजूद उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के जितने भी मंदिर हैं सबका जीर्णोद्धार करा करके सनातनियों का एक ताकत देने का काम किया है। मैं उन्हें